आप सभी का प्लस टू इकोनॉमिक्स में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए आय विधि का वर्णन करें। आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान हम कैसे लगाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा जाता है। आज हम करने वाले हैं प्रिकॉशंस रिगार्डिंग इनकम मेथड। आय विधि से संबंधित सावधानियां भी कोई प्रश्न पूछा जाता है। जब हम आय विधि से नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ठीक है। तो पहला आपके पास क्या है, पहला जो पॉइंट्स है आपके पास है वो है ट्रांसफ़र जो अर्निंग होगी, हस्तांतरण आय, ट्रांसफ़र अर्निंग हस्तांतरण आय। जैसे वृद्धा पेंशन है, बेरोजगारी भत्ता या स्कॉलरशिप है, जेब खर्च आदि राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। परंतु ये ध्यान रखना चाहिए कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, कर्मचारियों के पारिश्रमिक का एक भाग है, जो कंपनसेशन एम्प्लॉइज का एक पार्ट है, ठीक है। तो आपने ट्रांसफर पेमेंट इसमें शामिल नहीं करते हम, परंतु हमें ये ध्यान रखना होता है, जो हमने पढ़ा कंपनसेशन एम्प्लॉइज कर्मचारियों के पारिश्रमिक पहले वेतन तथा मजदूरी किसी भी किस्म के रूप में आए और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह आपने याद रखना है, ठीक है। गैर कानूनी कार्यों जो होता है, इलीगल जो वर्क होता है, जैसे स्मगलिंग, चोरी, जुए आदि से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, ठीक है। काले धन को भी इसमें शामिल नहीं किया जाता है, ब्लैक जो मनी होता है, ठीक है। पुरानी वस्तुएं जो ओल्ड गुड्स होती हैं, जैसे पुरानी कार, पुराना मकान, पुराना टीवी आदि को बेचने से जो आय प्राप्त होती है उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। परंतु इनकी बिक्री पर दिया जाने वाला कमीशन, जो दलाल की कमीशन होती है, ब्रोकर्स जो कमीशन है, जो दलाल के कमीशन है, ठीक है, दलाल की कमीशन जो है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। अगर पुरानी कार, मकान, पुराना टीवी को बेचने से आपको इनकम प्राप्त होती है उसे हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे, परंतु जो इसे बिकवाएगा, बिचौलिया, ब्रोकर्स जो होगा, दलाल होगा, उसकी जो इनकम होगी, क्योंकि उसका एक पारिश्रमिक माना गया, उसकी एक मेहनत मानेगी, इसलिए उसको राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे, ठीक है। और इसी तरह आपके पास क्या है, शेयर एंड बॉन्ड्स आपके पास है। शेयर एंड बॉन्ड्स को बेचकर होने वाली आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इसके फलस्वरूप वस्तु और सेवा का उत्पादन नहीं होता है। वाइंडफॉल गेन जो अचानक प्राप्त आय, जैसे लॉटरी से लग जाती है, या कैपिटल गेन्स को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। अच्छा, जिस मकान में मकान मालिक स्वयं रह रहे हो उसका जो आरोपित कर, हाँ, उसको राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं हम, जिस मकान में स्वयं मकान मालिक रह रहा हो। गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन, स्वयं उपभोग वस्तुएं, ठीक है, इसको भी हम राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे, परंतु स्वयं उपभोग सेवाओं को इसमें शामिल नहीं किया जाता। आरोपित मूल्य जो है राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा, परंतु स्वयं उपभोग सेवाएं उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो आपको पता है जब हम बाजार कीमत पर निकालते हैं, मार्केट प्राइस पे, ठीक है, तो अप्रत्यक्ष कर हम शामिल करते हैं, यानी प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालना। और जब हम साधन लागत पे निकाल, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हुआ, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। और जब हम फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। ये चीज़ हम करते हैं, ध्यान रखना है कि अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स जब हम मार्केट प्राइस में निकालते हैं तो उसको शामिल नहीं करते हैं, और जब हम फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं उसको शामिल नहीं करते हैं। निगम कर, लाभांश, अवितरित लाभ, ये तीनों ही एक लाभ का ही भाग है, इट इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, तो इसलिए इसको क्या है, राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, ठीक है। पर अलग से निगम कर, लाभांश, अवितरित लाभ को अलग से इसको शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि अगर आपके पास प्रॉफिट दिया होगा, ठीक है, तो प्रॉफिट का ये पार्ट है, डिविडेंड है, और आपके पास कॉर्पोरेट टैक्स है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट अगर शामिल हो रहा है तो इसको अलग से हम शामिल नहीं करेंगे कि ये पार्ट इसका ही पार्ट है। पर अगर प्रॉफिट नहीं दिया है और ये तीनों चीजें अलग अलग दी है तो ये तीनों ही राष्ट्रीय आय में शामिल की जाएगी।
कर्मचारियों के पारिश्रमिक में उनके द्वारा दिया गया आय कर शामिल होता है। ठीक है, तो कर्मचारियों के उनके द्वारा आय कर, यदि राष्ट्रीय आय में कर्मचारी का पारिश्रमिक शामिल है तो उसको राष्ट्रीय आय में अलग से शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, अब कर्मचारियों का कंपनसेशन एम्प्लॉइज में आपने पढ़ा, वेतन और मजदूरी किसी भी किस्म के रूप में आए, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन, ये तीनों है क्या है, कर्मचारियों के पारिश्रमिक का ही एक पार्ट है। ठीक है, अगर कर्मचारियों का पारिश्रमिक दिया है तो वो क्या है, उसमें अलग से फिर किसी भी कैसे वेतन मजदूरी किसी भी किस्म के रूप में आए, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन अलग से शामिल नहीं की जाएगी, उसको वही शामिल किया जाएगा। मृत्यु कर, उपहार कर, संपत्ति कर, ये जो है आपका आकस्मिक लाभ पर करों को राष्ट्रीय में शामिल नहीं किया जाता। इसका कारण ऐसा होता है कि उपभोक्ता की वर्तमान आय में से नहीं दिया जाता है, भुगतान की पिछली संपत्ति बल से दिया जाता है। मजदूरी वेतन किसी भी किस्म के रूप में जो है, वेजेस एंड सैलरी या काइंड्स ऑफ पेमेंट, ठीक है, या मालिकों का स्मारक सुरक्षा प्रोविडेंट फंड जो अंशदान कर्मचारी का, ये कंपनसेशन एम्प्लॉइज का ही एक पार्ट है। ठीक है, इसे यदि राष्ट्रीय आय में कर्मचारियों का पारिश्रमिक शामिल है तो इसको अलग से शामिल हम नहीं करेंगे। जैसे हमने ऊपर पढ़ा, अब हम ऑपरेटिंग सरप्लस पढ़ेंगे, प्रचालन अधिशेष। ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है, हम जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको क्लियर समझ आएगा, उसको अलग से हम शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी की तरह जैसे एग्जाम्पल हम देखेंगे, अभी आपके पास दिया है इनडायरेक्ट टैक्स दिए हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी, डेप्रिसिएशन, मिक्स्ड इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, कर्मचारियों का पारिश्रमिक दिया है। ठीक है, कंपनसेशन एम्प्लॉइज दिया है। अब हमने देखना है, ये जैसे ही हमें पता लगा कि कर्मचारियों का पारिश्रमिक इसमें है, परिचालन अधिशेष इसमें है, मिश्रित आय इसमें है, तो हम क्वेश्चन को देख के ही बता सकते हैं कि आय विधि का प्रश्न है। ठीक है, तो आय विधि के प्रश्न है, इसमें सारी चीज दी होगी, मिश्रित आय दी होगी, कर्मचारियों का पारिश्रमिक दिया होगा, क्योंकि आपने स्टेप 2 में पढ़ा, स्टेप 2 आपने पढ़ा व्हाट इज फैक्टर इनकम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम की क्लासिफिकेशन में आपने पहला पॉइंट क्या पढ़ा, कर्मचारियों का पारिश्रमिक और परिचालन अधिशेष, मिश्रित आय और वित्तीय साधनाएं। तो ये सारी प्रश्न को देख के ही मालूम हो रहा है कि आपके पास क्या है, इनकम मेथड का क्वेश्चन है। अब सबसे पहले पूछा क्या है, शुद्ध घरेलू आय। सबसे पहले हमने क्या निकालना है, NDP, सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों। हमने जब हम स्टेप 2 हम पढ़ रहे थे राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन में, जब हम आय विधि का वर्णन कर रहे थे, तो उसमें हमने क्लियर देखा कि आपके पास कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस परिचालन अधिशेष प्लस मिश्रित आय, ये तीनों 1, 2 एंड 3, ये तीनों क्या होगा, प्लस अगर हम इन तीनों को कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, NDP। सिंपल सी बात है, राइट। ज्यादा इसमें सोचना नहीं है, इतने सारे प्रत्यक्ष कर दिया है, आर्थिक सहायता दी है, घिसावट व्यय दिया है, विदेशी सुसाधना दिया है, इन सबसे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पूछा है NDP, शुद्ध घरेलू आय। तो आपको पता होना चाहिए, जब नेशनल इनकम का हम क्वेश्चन आय विधि द्वारा करते हैं, कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस परिचालन अधिशेष प्लस मिश्रित आय इजिकल टू NDP। बस सिंपल सी बात है, इन तीनों को जोड़ दो, आपका NDP निकल जाएगा। अब आपके पास क्या है, GDP। अब क्या है, GDP। ठीक है, तो अब GDP अगर है तो GDP सिंपल सी बात है, इन तीनों को जोड़ के क्या बन गया, NDP। ठीक है, और NDP प्लस डेप्रिसिएशन, NDP प्लस डेप्रिसिएशन, यानी कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस परिचालन अधिशेष प्लस मिश्रित आय, NDP बन गया। और NDP में अगर हम प्लस डेप्रिसिएशन कर देंगे तो क्या बन गया, GDP बन गया। सिंपल सी बात है ना। अब आपके पास क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय आय, हम क्या देखेंगे, NNP। थर्ड पॉइंट है NNP, सिंपल सी बात है। अब आपके पास क्या बन गया, स्टार्टिंग में हमने कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस परिचालन अधिशेष प्लस मिक्स्ड इनकम इजिकल टू NDP, बन गया ना NDP।
एंड अगर एनडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, विदेशों से सुसाधन आय, हमने इसमें क्या कर देनी है, प्लस कर देनी। किसमें, कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस प्रचालन अधिशेष प्लस मिश्रित आय बराबर है एनडीपी, शुद्ध घरेलू आय आपको पता है। और शुद्ध घरेलू आय में डोमेस्टिक से हमने नेशनल बनाना है, तो कैसे बनेगा, विदेशी सुसाधन आय इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये क्या बन गया, एनएनपी। सिंपल सी बात है, ठीक है। और इसी तरह आपके पास क्या है, अब एनएनपी का मतलब क्या हुआ, एनएनपी या आपके पास एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है, ये एक ही बात है। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय हमें क्या निकालनी है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस निकालना है। तो आपके पास ये आ गया एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट या एनएनपी, तो इसमें से क्या कर देंगे, एनएनपी प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी आपके पास क्या कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी एनएनपी जो भी आया आपके पास प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और आप क्या निकाल देंगे, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ये सारे के सारे प्रश्न आपके पास यहाँ दिए हैं, तीनों सारे प्रश्न यहाँ दिए हैं आपके पास, जो हमने शुद्ध घरेलू आय कैसे निकालनी है। सिंपल देखो, यहाँ मिश्रित आय जोड़ दी, प्रचालन अधिशेष, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, सिंपल सी बात है, तीन चीजें जोड़ी हमने, क्या बन गया, एनडीपी बन गया, ठीक है। फिर सकल घरेलू आय, तो एनडीपी जो बना प्लस डेप्रिसिएशन, एनडीपी में डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे घिसावट में, तो क्या बन जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। और शुद्ध राष्ट्रीय आय, एनडीपी जो निकाला आपने ऊपर ही, एनडीपी निकाला प्लस विदेशी सुसाधन आय, तो आपके पास क्या बन जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय आय। और शुद्ध राष्ट्रीय आय आपने जो निकाली कितना आया, 61,700, तो शुद्ध राष्ट्रीय आय प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी 68,900 आपके पास क्या आ गया, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद आ गया। सिंपल सा प्रश्न है, आपने इसको करना है। इसी तरह इसमें न्यूमेरिकल जो प्रश्न है आपने दिए हैं, इसके एक्सरसाइज में इसको आपने करना है, ठीक है। और हम देखेंगे कि आपके पास जो ये सारी चीज़ें हैं, प्रश्न हैं, ये आपने इजीली इसके माध्यम से करना है। आज के लिए इतना ही।